Good evening and hello, all the educants. Welcome in the class of chemistry, class 12. Now we are going to start a new chapter, that is surface chemistry. Last day, chapter 4th was over. That was chemical kinetics. We have read out all the things of chemical kinetics. Now this is the time to study surface chemistry. Now we will try to understand the basics of surface chemistry. So see, सबसे पहले हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक कहां से आता है। तो हम ऐसा करते हैं, सरफेस का निर्माण करते हैं। ये मान लीजिए सरफेस है और इस सरफेस, आपको मालूम है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोई भी पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल इज सपोज टू बी रिजिड, particle is supposed to be a rigid spherical ball। किसी भी पार्टिकल को हम लोग रिजिड स्फेरिकल बॉल के रूप में लेते। अगर ये सरफेस है जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, तो इस सरफेस को हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या घटना घट सकती है पार्टिकल के लेवल पर। अब आप देखें इस सरफेस के ऊपर में ये एक एटम, ये एक पार्टिकल, इस तरीके से हम लोग पार्टिकल लीनियर अरेंजमेंट करते हैं पार्टिकल्स का, सबका शेप एंड साइज बराबर है, ठीक है। ये लीनियर अरेंजमेंट है। इसके बाद सेकेंड लेयर इसका डेवलप करते हैं, ये सेकेंड लेयर डेवलप हो रही है इसकी, और फिर हम लोग इसके थर्ड लेयर को डेवलप करते हैं। ये हमारा थर्ड लेयर जो यहां हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये थर्ड लेयर डेवलप करने के बाद सरफेस के कॉन्सेप्ट को हम समझने में कामयाब हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है जिसको हम आर्बिट्रेरली चूज करते हैं, तो इस पॉइंट पर ये अपना फोर्स लगाएगा। ये फोर्स जब अपना लगाएगा तो फोर्स इधर लगा रहा है, फिर ये पार्टिकल जो है फोर्स अपना इस साइड लगाएगा। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आप फिजिक्स में जानते हो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा माने है। तो यहां जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटोनिक फोर्स जो लग रही है इसके ऊपर, वो ग्रेविटोनिक फोर्स की वैल्यू अगर F1 है, तो इस दिशा में जो ग्रेविटोनिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -F2 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ये F1 इज इक्वल टू -F2। अब यहां हम लोग लिखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स RF विल बी इक्वल टू हाउ मच? F1 प्लस -F2। अब ये बराबर है दोनों, तो हम यहां लिखेंगे F1 माइनस F1 और ये कैंसिल हो गया, आपको 0 मिला। तो सेकेंड लेयर में जो सरफेस के नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। The particles which are below surface have no resultant force। जो पार्टिकल्स सरफेस के नीचे हैं उनके पास कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता, और रिजल्टेंट फोर्स ना होने नहीं है। अब हम लोग आगे सरफेस के पार्टिकल को देखते हैं। यहां इस जगह ये पार्टिकल यहां से ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स अपना अप्लाई करेगा, फोर्स वेक्टर है। तो वैसे कंडीशन में फिर हम थ्योरी लगाएंगे, F1 है, ये -F1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? रिजल्टेंट जब निकालेंगे RF इक्वल टू F1 प्लस -F1, तो क्या हमको मिल जाएगा? F1 माइनस F1 इक्वल टू 0। ये 0 मिल गया। तो ये जो फोर्स है वो क्या कर गया? बैलेंस्ड हो गया। यहां हम लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स,
बैलेंस्ड फोर्स। नेचर क्या है? लैटरल। लैटरल फोर्स इसका बैलेंस करेगा। अब हम लोग इसके नीचे का फोर्स यहां देखते हैं। ये जो फोर्स अपना नीचे की ओर लगा रहा है, तो ऊपर की ओर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, इसलिए नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स में न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे, अगर जो आप पढ़ते भी हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, मैं लिखता हूं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि अगर फोर्स इम्बैलेंस्ड हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। यार इफ एफ इज इम्बैलेंस्ड, यहां मैं काट के लिख रहा हूं पूरा, इफ फोर्स इज इम्बैलेंस्ड, imbalanced, it will create acceleration, ये acceleration खड़ा करे। जो न्यूटन के नियम को आपने पढ़ा है, F is proportional to A, यहां हम देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इसमें खड़ा हो और इसके वजह से सरफेस के पास एक एनर्जी है, काम करने की एनर्जी है। जो भी मैसिव पार्टिकल यहां आएगा उसको खींच लेगा अपनी ओर, और ये काम करने में कामयाब है, इसलिए यहां एक एनर्जी खड़ी हो जाती है। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। ये आपका सरफेस एनर्जी है। और ये सरफेस एनर्जी कैसे ओरिजिनेट करता है, इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखी गई। आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो समझ में आपको पूरी बात आ जाएगी कि सरफेस के पास एनर्जी क्यों आई, कैसे आई। अब सरफेस के पास एनर्जी आ गई है तो सरफेस करेगा क्या? सरफेस किसी भी पार्टिकल को जो उसके ऊपर जा रहा है उसको खींच लेगा। तो अब ये सरफेस अगर है, ये सरफेस के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को खींचेगा अपनी ओर, ये खींचना शुरू करेगा, ठीक है। और इस घटना को हम लोग एब्सॉर्प्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन क्या समझिए? इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट्स अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, surface phenomena in which particles accumulate, accumulate over the surface, under the influence of imbalanced forces, under the influence of imbalanced forces operating at surface, सरफेस पे जो इम्बैलेंस फोर्स ऑपरेट कर रहा है वो इनको अपने सरफेस पे खींच के जमा कर दें, और ये एडसॉर्प्शन का। अब थोड़ी सी बात यहां समझेंगे कि एडसॉर्प्शन किस तरह का फिनोमेना है। तो एडसॉर्प्शन के फिनोमेना किस तरह का है, अगर हम देखें, फिनोमेना एनर्जी के हिसाब से दो किस्म का होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो एनर्जी के हिसाब से फिनोमेना दो होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। तो साइंस का गोल्डन रूल मैंने आपको बताया भी है, फिर से बता रहा हूं कि अट्रैक्शन लीड्स टू द फॉल इन एनर्जी, अट्रैक्शन लीड्स टू द फॉल इन एनर्जी, लीड्स टू द फॉल इन एनर्जी। अट्रैक्शन एनर्जी क्या करेगा? गिराएगा। और एनर्जी कहां जाएगी? एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक इवेंट है। हम लिखेंगे एडसोर्प्शन is an exothermic event, ये एक्सोथर्मिक इवेंट है, क्योंकि जो घटना इसमें घटती है वो
अट्रैक्शन के अंतर्गत घटती है, और अट्रैक्शन के अंतर्गत जो भी घटना घटती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक इवेंट होता है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी इसमें? तो डेल्टा एच की वैल्यू होगी आपको नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी, यानी कि सिस्टम की एनर्जी घट रही है। अब हमने इसको देखा, एब्जॉर्प्शन के बाद अब एक टर्म आता है जिसको हमें समझना है एब्सॉर्प्शन। इसको देखेगा एब्सॉर्प्शन। इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी काफी है, और एक नंबर का सवाल यहां हमेशा टर्म से पूछे जाते हैं, उसको डिफाइन करना होता है कि ये टर्म क्या है। तो एब्सॉर्प्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमेना, द बल्क फिनोमेना, phenomenon in which the particles enters into the solid, enters the solid fully। इसमें पार्टिकल जो है पूरा का पूरा एंट्री लेता है। जैसे आप चॉक को अगर आप स्याही में डाल दें, पानी में डाल दें, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हम अपने कपड़े को, जींस को पानी में गिरा दें तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, पूरा का पूरा कपड़ा भीग जाएगा। जब उसका पार्टिकल्स की एंट्री फुली होती है किसी सिस्टम में, तो उसे हम लोग एब्सॉर्प्शन कहते हैं। अब इसमें एक टर्म और आता है सोरप्शन। सोरप्शन बड़ा ही इजी टर्म है, और ये दोनों फिनोमेना को जोड़ देने से पैदा होता है। तो सोरप्शन मींस क्या? एडसोरप्शन प्लस एब्सोरप्शन। अब इन दोनों को अगर दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं तो इसे हम लोग सोरप्शन कहते हैं। आगे हम लोग अगली बात को देखते हैं। इसमें अगला टर्म देखते हैं एड्सोर्बेंट। एड्सोर्बेंट क्या है? The adsorbent is a solid upon which the particles accumulate. Adsorbent is a solid which offers its surface for the accumulation of particles, एड्सोर्बेंट वह सॉलिड है जो अपने सरफेस को देता है, किसलिए? कि उस पे पार्टिकल्स आके जमा हो सकें। तो जिस सॉलिड पर एड्सोर्प्शन चलता है उसे हम लोग एड्सोर्बेंट कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एड्सोर्बेट क्या है? The particles which accumulate on the surface of a solid, is called adsorbate. इसे हम लोग एड्सोर्बेट कहते हैं। तो ये आपका टर्म्स है, और ये चैप्टर बेसिकली अपने टर्म्स के लिए जाना जाता है। एक आध नंबर का सवाल इसमें हमेशा टर्म से बनता है। तो यहां हमने देखा एड्सोर्बेट क्या है। अभी इन तमाम सिस्टम को हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल हम लोग लेते हैं। एल्यूमिना जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। तो एल्यूमिना जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। क्या एल्यूमिना क्या है? एड्सोर्बेंट है। एल्यूमिना एड्सोर्बेंट है, और मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर जो है वो आपका एड्सोर्बेट है।
एडसोर्बेट। हम लोग अगले एग्जांपल को लेते हैं। ब्लड चारकोल डाई एब्जॉर्ब करता है। तो यहां हम देखते हैं ब्लड चारकोल एब्जॉर्ब्स डाई। जो रंग है उस रंग को हटाने के लिए हम लोग ब्लड चारकोल यूज करते हैं। चीनी जो सफेद रंग का बनता है तो जैगरी का जो ब्राउन कलर है, डीप ब्राउन कलर है, उसको हटाने के लिए ब्लड चारकोल डाला जाता है उसके मदर लीकर में, जिससे कि उसका रंग उड़ जाए पूरा का पूरा, और ये पूरा रंग एंट्री ले लेता है किसमें, ब्लड चारकोल में। तो यहां जो ब्लड चारकोल है वो क्या है, ब्लड चारकोल। ये ब्लड चारकोल जो है आपका एडसॉर्बेंट है, और जो डाई है, डाई क्या है, एडसॉर्बेट है, ये। इसके बाद एक टर्म और बच गया जो हमको समझना है, और टर्म है डिसोरप्शन। ये क्या है, इसे हम लोग समझते हैं कि डिसोरप्शन ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें आते हैं केमिस्ट्री के पास भी अपने सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम तो नहीं एंटोनिम्स होते हैं। जैसे आपने डिसोल्यूशन का एंटोनिम क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये आपने पढ़ा है। तो इस तरह के काफी एंटोनिम्स केमिस्ट्री में भी चलते हैं, और यहां हम लोग डिसोरप्शन जो है वो किसका एंटोनिम है, डिसोरप्शन एडसोरप्शन का एंटोनिम है, एडसोरप्शन। ये एडसोरप्शन का क्या है, एंटोनिम। मतलब जो एडसोरप्शन में होता है उसका उल्टा डिसोरप्शन में होता है। अब ये बताया गया कि कैसा इवेंट है, एक्सोथर्मिक इवेंट है। तो जब हम सॉलिड सरफेस को या एडसोर्बेंट को हीट करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं क्या है, सब के सब भाग जाएंगे। यहां बोलते हैं डिसोरप्शन क्या है, डिसोरप्शन is the liberation of particles, sorry, desorption is the liberation of particles from the surface of adsorbent। अब चूंकि ये प्रोसेस उल्टा है, तो जब एडसोर्प्शन चल रहा था तो एक्सोथर्मिक इवेंट था, तो ये कैसा इवेंट होगा, एंटोनिम होने का ये इवेंट एंडोथर्मिक होगा। तो डिसोर्प्शन इज एंडोथर्मिक इवेंट, ये आपका एंडोथर्मिक इवेंट है। इसको ध्यान में रखना है कि दिस इवेंट इज एंडोथर्मिक इग्निशन। अगर किसी मेटल, किसी सॉलिड का सरफेस क्लीन करना हो, किसी मेटल का सरफेस क्लीन करना हो, तो हम कैसे क्लीन करें। यहाँ क्वेश्चन आते हैं, हाउ डू यू क्लीन अ मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस, किसी मेटालिक सरफेस को आप क्लीन कैसे करोगे। तो इसमें हमको डिसोर्प्शन लाना होगा, और डिसोर्प्शन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। एंडोथर्मिक इवेंट है इसलिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या है, सिंपली बाय हीटिंग द मेटल। आप मेटल को अगर सिंपली हीट कर देते हो तो इसके जितने एडसोर्बेट्स हैं सबके सब उड़ जाएंगे। यहां तक हमने टर्म्स देखे हैं, और ये टर्म्स काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक आध टर्म कम से कम एग्जाम में आता ही आता है यहां से। अब आगे हम लोग एडसोर्प्शन के टाइप्स को देखेंगे कि कितने प्रकार के एडसोर्प्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ एडसोर्प्शन, एडसोर्प्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से घटना घटती है। तो ये दो तरीके से घटना घटती है। एक कहलाता है फिजियोसोर्प्शन, ये फिजियोसोर्प्शन है,
और दूसरा इवेंट इसमें चलता है आपको कीमोसोरप्शन। कीमोसोरप्शन, ये दो प्रकार से एक घटना होती है, एक फिजियोसोरप्शन होता है और एक कीमोसोरप्शन होता है। तो फिजियोसोरप्शन कैसे होता है? ये बाय वान डर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूल रोके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वान डर वाल फोर्सेस, विद द हेल्प ऑफ वान डर वाल फोर्सेस, वान डर वाल फोर्सेस, ये वान डर वाल फोर्सेस के द्वारा होता है। और ये कीमोसोरप्शन क्या है? कीमोसोरप्शन with the help of bond formation, with the help of bond formation, ये आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा बॉन्ड बनेगा इसमें। और ये सिंपली जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, उनका नेचर क्या? वान डर वाल फोर्सेस हैं। तो अनबैलेंस्ड वान डर वाल फोर्सेस इसको सरफेस पर एक्यूमुलेट कराएंगे, तो फिजिकल फोर्सेस के द्वारा ये घटना घट रही है, इसलिए इसे हम लोग फिजियोसोरप्शन कहते हैं। और ये केमिकल इवेंट है, इसलिए इसे हम लोग कीमोसोरप्शन कहते हैं। तो फिजियोसोरप्शन और कीमोसोरप्शन को हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो फिजियोसोरप्शन क्या है? एडसोर्प्शन, फिजियोसोरप्शन, इसको आप देखिए, फिजियोसोरप्शन, the adsorption of particles over the surface of adsorbent, by the application of physical forces, and what these forces are? These forces are called van der Waal forces. Van der Waal forces is called physiosorption. It's called physiosorption. से हम लोग फिजियोसोरप्शन कहते हैं। तो इसके द्वारा डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एड्सोर्बेट्स क्या होंगे आपको? एड्सोर्बेट्स जो यहां आएंगे वो आपका डस्ट आ सकता है, सूट पार्टिकल्स आ सकते हैं, इसके अलावा गैसेस आ सकती है, फिर आपको मॉइस्चर आ सकता है। तो इसमें काफी कुछ चीजें आ सकती हैं एड्सोर्बेट के रूप में। ये फिजिकल फोर्सेस के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसकी एक्सोथर्मिक वैल्यू क्या हो? एक्सोथर्मिक वैल्यू कीमोसोरप्शन की तुलना में कम होगी। इट हैज लो एक्सोथर्मिक वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो लो होगा, लो एक्सोथर्मिक वैल्यू ये अपना दिखाएगा। Now this is the time to switch over to another kind of adsorption, that is your chemosorption. अब chemosorption क्या है? Let us try to see this event. chemosorption के बारे में बताया गया कि this adsorption takes place by the formation of chemical bond, ये केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन से ये घटना जुड़ी। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके ऊपर बना हुआ है, ये क्या है? दिस इज द रीजन ऑफ कीमोसोरप्शन। ये कीमोसोरप्शन का परिणाम है, कीमोसोरप्शन है। अब कीमोसोरप्शन में जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। इसका एक्सोथर्मिक वैल्यू क्यों बढ़ता है?
इसके दो रीजन है, पहला तो अट्रैक्शन के अंतर्गत पार्टिकल आएगा, अट्रैक्शन, और दूसरी चीज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो यहां एक एनर्जी काम करती है, हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जी बाहर जाएगी आपको, जैसे यहां की एनर्जी है और यहां की एनर्जी है 1 और 2, तो रिलीज एनर्जी क्या हो रही है, तो डेल्टा एच में कंट्रीब्यूशन क्या है, -1 -2, ये दोनों मिल जाते हैं। इसलिए कीमोसोर्प्शन is highly exothermic in comparison to physiosorption. So chemosorption is highly exothermic, in relation to physiosorption, So we started the chapter, we are moving, and we will discuss the in-depth things tomorrow. For the time being, thanks for watching the video.